आमतौर पर जब हम फिनेंस या पैसा उधार देने वाले बिजनेस की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले एक ही शब्द आता है, रिस्क, मतलब जोखिम। हाँ बिल्कुल, रिस्क तो लेंडिंग का दूसरा नाम माना जाता है। वही ना, मतलब ये एक अलिखित नियम है कि आप पैसा बांटेंगे तो थोड़ा बहुत तो डूबेगा ही, जिसे हम एनपीए कहते हैं। और बिना एनपीए झेले कोई कंपनी बड़ी हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। सही कह रही हैं आप। अर्थशास्त्र की हर किताब यही कहती है कि ग्रोथ चाहिए तो थोड़ा बैड लोन अपनी बैलेंस शीट पर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा का मिशन एक ऐसे वित्तीय तिलिस्म को डिकोड करना है जो इन सब स्थापित नियमों को एकदम पलट देता है। आज हमारे सामने एसजी सिम्स, जिसे एसजी लिमिटेड भी कहते हैं, उनकी Q4 FY 26 अर्निंग्स कॉल के दस्तावेज हैं। जी, जिसका नेतृत्व उनके सीईओ विन गुप्ता कर रहे हैं। जादू से कम नहीं लगते। मतलब जरा इस तस्वीर को देखिए, एक ऐसी फाइनेंस कंपनी जिसका लोन बुक 3,936 करोड़ रुपए का है और पिछले साल के मुकाबले इन्होंने 75% की अग्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये नहीं है। हाँ, असली बात तो उनका एनपीए है। बिल्कुल, उनका एनपीए 0 है, मतलब 0। 0%। जी हाँ। फाइनेंस की दुनिया में इतने बड़े स्केल पर 0 एनपीए तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब मैंने ये आंकड़े देखे तो मुझे लगा ये या तो कोई चमत्कार है या फिर बिजनेस मॉडल में कोई ऐसा ढांचा है जो रिस्क को पैदा होने ही नहीं देता। आखिर 75% की रफ्तार से बढ़ते हुए कोई अपना रिस्क 0 कैसे रख सकता है? ये वाकई वित्तीय गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देने जैसा है, क्योंकि जब भी लेंडिंग कंपनी इतनी तेजी से पैसा बांटती है तो क्रेडिट क्वालिटी गिरना तय होता है। लेकिन यहाँ एसजी सिम्स का जो जवाब है ना, वो उनके सप्लाई चेन फाइनेंसिंग मॉडल में छिपा है। अच्छा। हाँ, यही वो इंजन है जो इस पूरे 0 रिस्क बिजनेस को चलाता है। इनके कुल बिजनेस का 3/4 हिस्सा यहीं से आता है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई नॉर्मल लोन नहीं है। मतलब वो सीधे उधार लेने वाले के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डालते? बिल्कुल नहीं, पैसा उधार लेने वाले के हाथ में जाता ही नहीं है। ये एक त्रिपक्षीय संबंध है, मतलब ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप। इसमें 3 कड़ियां होती हैं। पहला एंकर, जैसे कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मान लीजिए टाटा मोटर्स। हाँ, समझ रही हूँ। दूसरा वो डीलर जो बाजार में उनका माल बेचता है। और तीसरा एसजी सिम्स, जो फाइनेंसर है। इसको आसानी से समझने के लिए मैं एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए एक पिता अपने बच्चे को पॉकेट मनी देना चाहता है ताकि बच्चा किताबें खरीद सके। हाँ, बहुत सही। लेकिन पिता को डर है कि बच्चा वो पैसे कहीं और न उड़ा दे। हाँ। तो वो क्या करेगा? वो पैसे सीधा बच्चे के हाथ में नहीं देगा जी। वो जाएगा और बुक शॉप वाले को पैसे दे देगा जी। और कहेगा कि बच्चे को सिर्फ किताबें दे देना। जी। बिल्कुल इसी तरह एसजी सिम्स लोन का पैसा सीधा डीलर को नहीं देती। एकदम सटीक एनालॉजी है। पैसा सीधा एंकर यानी मुख्य मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में इसे एंड यूज मॉनिटरिंग कहते हैं। डीलर को पैसे के बदले सिर्फ इन्वेंट्री मिलती है, जैसे गाड़ियां या सीमेंट। तो मतलब पैसा गलत जगह खर्च होने का चांस ही खत्म। बिल्कुल। और सोचिए इस ढांचे से अनुशासन कितना कड़ा हो जाता है। अगर डीलर ने एसजी सिम्स की किस्त नहीं चुकाई तो वो सीधा एंकर को बता देते हैं और एंकर तुरंत उस डीलर को नया माल देना बंद कर देता है। बाप रे। और कोई भी डीलर अपना चलता फिरता बिजनेस तो बंद नहीं करना चाहेगा ना। नया माल नहीं आएगा तो वो बाजार में टिकेगा कैसे? वही तो, डीलर को पता है कि उसकी सप्लाई लाइन कट जाएगी। और एक और चीज है जो इस अनुशासन को मजबूत बनाती है, वो है लोन का टाइम। इनके लोन का एवरेज टाइम सिर्फ 45 दिन होता है। सिर्फ 45 दिन? हाँ, ये कोई 5-10 साल वाला लोन नहीं है। आप इस आंकड़े को देखिए। Q4 में इन्होंने 3900 करोड़ के बुक पर 7700 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया है। अरे वाह, 3900 करोड़ पर 7700 करोड़, मतलब पैसा एक जगह टिका नहीं है, सिस्टम में जा रहा है, 45 दिन में मुनाफे के साथ वापस आ रहा है और फिर नया लोन बन रहा है। हाँ, पैसे की रोटेशन बहुत तेज है। लेकिन मैं यहाँ एक बात सोच रही थी। मान लीजिए डीलर की नीयत खराब नहीं है, वो पैसा लौटाना चाहता है, लेकिन वो सच में किसी मुसीबत में फंस जाए तो? मतलब अगर बाजार में अचानक डिमांड गिर जाए? टिका ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? इन्हें पहले से कैसे पता चलता है कि डीलर डूबने वाला है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, बाजार में तो उतार चढ़ाव आते हैं। एसजी सिम्स को भी ये पता है, इसलिए उन्होंने एक बहुत मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम बना रखा है। वो सिर्फ किस्त आने का इंतजार नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? वो डेटा का इस्तेमाल करके पूरी कन्वर्जन साइकिल पर नजर रखते हैं। कन्वर्जन साइकिल? अच्छा, मतलब माल गोडाउन से निकलकर कस्टमर तक पहुंचने की स्पीड। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। माल खरीदा, बेचा, पैसा आया और लोन चुकाया,
ये एक साइकिल है। एसजी सिम्स को इसकी नॉर्मल स्पीड पता होती है। अगर किसी डीलर को नॉर्मली 30 दिन लगते हैं और अचानक डेटा बता रहा है कि उसे 45 या 50 दिन लग रहे हैं, तो सिस्टम में रेड फ्लैग आ जाता है। ओहो। तो वो हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रहते कि चलो अब डिफॉल्ट होने दो और मामला एनपीए में जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही साइकिल धीमी होती है, वो एंकर के साथ मिलकर डीलर के पास पहुंच जाते हैं, डांटने नहीं बल्कि एक सलाहकार की तरह समझने के लिए कि आखिर दिक्कत क्या है, क्या कोई खास प्रोडक्ट नहीं बिक रहा या वर्किंग कैपिटल का इशू है। मतलब डिफॉल्ट होने से पहले ही उसका समाधान निकाल लेते हैं। एकदम। और एक बात बताऊं, इतना सतर्क रहने के बावजूद और 0% एनपीए होने के बावजूद उन्होंने 18 करोड़ रुपए का ईसीएल प्रोविजन रखा हुआ है। मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजन। हाँ, ये तो मतलब थोड़ा अटपटा है। जब नुकसान है ही नहीं तो 18 करोड़ अलग क्यों सुरक्षित रखें? लेकिन अगर बारीकी से देखें तो ये उनकी कंजर्वेटिव अप्रोच दिखाता है। जी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत वो किसी भी अचानक आने वाले ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के लिए तैयार रहना चाहते हैं। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब बिजनेस मॉडल इतना सेफ है, रिस्क मैनेजमेंट इतना तगड़ा है, तो इसका सीधा असर तो कंपनी के प्रॉफिट पे दिखना चाहिए ना, क्योंकि उन्हें बैड लोन्स में करोड़ों बर्बाद नहीं करने पड़ रहे। बहुत जबरदस्त असर दिख रहा है। अगर आप Q4 के नतीजे देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। इनकी ऑपरेटिंग इनकम 334 करोड़ रही है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 96% की ग्रोथ है। मतलब आय लगभग दुगनी हो गई। हाँ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी शुद्ध मुनाफा 128 करोड़ रहा, जो 58% बढ़ा है। और उनका एवरेज AUM पिछले साल के 1282 करोड़ से बढ़कर सीधा 2640 करोड़ हो गया है। एक साल में 106% की छलांग। और एक मजेदार आंकड़ा मैंने इन दस्तावेजों में देखा था, इनकी फी इनकम। जी हाँ। पिछले साल के Q3 में ये सिर्फ 1.5 करोड़ थी और इस ताजा तिमाही में सीधे 6.5 करोड़ पहुंच गई। और ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि पहले वो फीस मांगने में हिचकिचाते थे। अच्छा। उन्हें लगता था कि क्लाइंट भाग जाएंगे। हाँ, उन्हें लगता था बिजनेस ना चला जाए। लेकिन जब डीलर्स को उनके तेज प्लेटफॉर्म की आदत हो गई तो उन्होंने छोटी सी प्रोसेसिंग फीस लगाना शुरू किया। और जब वॉल्यूम 7700 करोड़ का हो तो छोटी सी फीस भी करोड़ों बन जाती है, जो सीधे बॉटम लाइन में जुड़ती है। बिल्कुल। जब आप बिजनेस बढ़ाकर दे रहे हैं तो क्लाइंट खुशी खुशी फीस देता है। लेकिन एक बात है, आंकड़े तो बहुत भारी भरकम है, पर क्या ये 96% की आय वृद्धि हमेशा रह सकती है? इतनी अग्रेसिव ग्रोथ के बाद भी कॉल में मैनेजमेंट इतना कंजर्वेटिव क्यों साउंड कर रहा था? यही तो नए मैनेजमेंट की रणनीति है। और इस कॉल का बड़ा टेक अवे भी, वो ओवर कमिट करके बाजार को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। मतलब उनकी फिलॉसफी है अंडर कमिट और ओवर डिलीवर। हाँ, उन्होंने FY27 के लिए अपना AUM ग्रोथ टारगेट सिर्फ 35 से 40% रखा है और लॉन्ग टर्म के लिए तो सिर्फ 25 से 30% बोला है, जबकि वो अभी 106% से बड़े हैं। वो जानबूझकर उम्मीदों को जमीन पर रख रहे हैं। जी। और आप इनका रिटर्न ऑन एसेट देखिए, 4.8% पर है। NBFC सेक्टर में ये बहुत बेहतरीन है, जबकि उनका अपना गाइडेंस सिर्फ 4.5 से 5 के बीच है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 14 से 16% रहने की उम्मीद है। और सबसे कमाल का आंकड़ा तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, जो सिर्फ 13 से 17% के बीच है। बिल्कुल। मतलब फाइनेंस में तो बहुत खर्चा होता है ना, ब्रांच खोलो, स्टाफ रखो और रिकवरी एजेंट्स की फौज खड़ी करो, पर 13 से 17% का मतलब है हर 100 रुपए कमाने के लिए वो सिर्फ 13 रुपए खर्च कर रहे हैं। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि रिकवरी एजेंट चाहिए ही नहीं, सारा काम डेटा कर रहा है। सही बात है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। बताइए। मतलब एक काउंटर सवाल। बताइए। अगर इनका बिजनेस इतना ही सुरक्षित है, मुनाफा इतना बेहतरीन है, तो वो बैंकों से थोक में और पैसा उधार लेकर, यानी अपना लेवरेज बढ़ाकर बाजार पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? धीमी रफ्तार क्यों? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता और कॉन्फ्रेंस कॉल में निवेशकों के मन में भी यही सवाल था। इसका जवाब उनकी लेवरेज रणनीति में है। अभी उनका लेवरेज सिर्फ 1.9 गुना है, जो कि बहुत कम है। हाँ, फाइनेंस में तो 3 से 4 गुना लेवरेज बहुत आम बात है। लेकिन एसजी सिम्स जानबूझकर धीमी रफ्तार से लेवरेज बढ़ा रही है। मतलब इसको अगर आसान भाषा में समझें तो ये ऐसा है कि उनके गैरेज में एक पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक खड़ी है। वो चाहें तो 200 की स्पीड पर जा सकते हैं, पर जानबूझकर 40 पर चला रहे हैं। जब रफ्तार बढ़ानी होगी तो नया इंजन नहीं चाहिए, बस एक्सेलरेटर घुमाना है। क्या एनालॉजी दी है आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस लेवरेज को अगले 2-3 साल में 3 गुना तक ले जाना चाहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, उनके फ्यूल टैंक में अभी बहुत पेट्रोल है। मतलब उनके पास 3000 से 3500 करोड़ रुपए की अनयूटिलाइज्ड बैंक लिमिट है।
मतलब बैंक पैसा देने को तैयार बैठे हैं, क्रेडिट लाइंस अप्रूव्ड है, बस कंपनी ने पैसा निकाला नहीं है। एकदम सही। इसका सीधा गणित ये है कि बिना बाजार में कोई नया शेयर इशू किए वो सिर्फ इस बैंक लिमिट का इस्तेमाल करके अगले 3-4 सालों में 10,000 करोड़ के AUM तक आराम से पहुंच सकते हैं। 10,000 करोड़ बिना इक्विटी डाइल्यूट किए, ये तो शेयर धारकों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। लेकिन क्या बाजार में सच में इतनी डिमांड या स्पेस मौजूद है? बाजार के साइज पर CEO विन गुप्ता ने एक बहुत बड़ा नजरिया दिया। उनका मानना है कि भारत की टॉप 500 कॉर्पोरेट कंपनियों में से 100 तो अभी सप्लाई चेन स्पेस में घुसी ही नहीं है। मतलब देश की टॉप कंपनियों का 20% हिस्सा अभी बाहर है? हाँ, और जो एंकर पहले से जुड़े हैं उनका भी सिर्फ 25 से 30% सेल्स ही सप्लाई चेन फाइनेंस के तहत कवर हुआ है। बाकी 70% माल आज भी कैश या पुराने सिस्टम से बिक रहा है। तो मतलब अगले 10-15 साल तक ग्रोथ की कोई कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं, अवसरों का एक बड़ा समुद्र है। लेकिन फिर एक पेच है, अगर बाजार इतना बड़ा और सुरक्षित है तो SBI या HDFC जैसे बड़े बैंक इसमें आक्रामक रूप से क्यों नहीं आ जाते? उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम होता है, क्या वो SG सिम्स का मार्केट शेयर नहीं खा जाएंगे? अगर हम इससे बड़े पैमाने पर देखें ना तो कुल बाजार 1 लाख करोड़ रुपए से भी बहुत ऊपर का है और इसमें बड़े बैंकों का हिस्सा सिर्फ 10-15 हजार करोड़ के आसपास है। अच्छा, इतना कम? हाँ, CEO का साफ मानना है कि ये कंपटीशन का बाजार नहीं बल्कि को सर्वाइवल का मार्केट है। मतलब सह अस्तित्व, हाँ, दोनों साथ में बढ़े। बिल्कुल। जैसे जैसे बड़े बैंक आएंगे वैसे वैसे डीलर्स का इस डिजिटल सप्लाई चेन मॉडल पर भरोसा बढ़ेगा। इससे कुल बाजार का साइज ही इतना बड़ा हो जाएगा कि SG सिम्स और बैंक दोनों के लिए बहुत जगह होगी। और ये भी तो है कि SG सिम सिर्फ एक जगह रुकी नहीं है, इन्होंने अपने बिजनेस का विस्तार भी शुरू कर दिया है। मार्च में इन्होंने फैक्टरिंग बिजनेस शुरू किया। जी हाँ, फैक्टरिंग बिजनेस, जहां व्यवसायी अपने अनपेड इनवॉइस को कंपनी को देकर तुरंत कैश ले लेते हैं और कुछ ही हफ्तों में उनकी फैक्टरिंग बुक 175 करोड़ पहुंच चुकी है। लेकिन फैक्टरिंग में तो रिस्क होता है ना कि बिल का पेमेंट आएगा या नहीं। क्या यहाँ भी जीरो रिस्क मॉडल काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। वो किसी अनजान व्यक्ति के इनवॉइस डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं, वो उन्हीं एंकर्स और डीलर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनका डेटा उनके पास पहले से है। मतलब अपने ही इकोसिस्टम में डेटा को मोनेटाइज कर रहे हैं। एकदम सही। और इसके अलावा वो ट्रेड प्लेटफॉर्म्स जैसे RX और M1 एक्सचेंज पर भी लाइव होने वाले हैं। क्रॉस सेलिंग भी जबरदस्त कर रहे हैं। जैसे किसी डीलर को गोडाउन बड़ा करना है तो उसे माइक्रोलैब ऑफर कर देते हैं। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगभग 0 हो गई। जी। और मैंने देखा था ये भौगोलिक रूप से पूरे इंडिया में मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट छोड़कर इनके 30 बड़े हब है देश भर में। हाँ, और सेक्टर्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 35% बिजनेस है। फिर ऑटोमोटिव का नंबर आता है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इनका 100% बिजनेस घरेलू है। मतलब दुनिया में कोई युद्ध हो या रेड सी क्राइसिस हो तो यूपी या महाराष्ट्र के सीमेंट डीलर पर क्या सीधा असर पड़ेगा? बिल्कुल, बाहरी झटकों से वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए एक आखिरी अहम चीज, रिलेटेड पार्टी एक्सपोजर 100 करोड़ से भी कम है। 3900 करोड़ की बुक में 100 करोड़ तो बहुत मामूली बात है। मतलब कोई अंदरूनी गोलमाल नहीं है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इस अर्निंग्स कॉल को समेटें तो हमारे सामने क्या निष्कर्ष निकलता है? हमारे सामने एक ऐसा मॉडल है जो तेज बढ़ रहा है पर रिस्क 0 है। जी बिल्कुल। SSGs ने साबित कर दिया है कि अगर आप पैसे का एंड यूज कंट्रोल कर लें और कन्वर्जन साइकिल पर डेटा के जरिए नजर रखें तो आप NPA को 0 रख सकते हैं। ये पूरी लेंडिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी केस स्टडी है। आपको सिर्फ क्रेडिट स्कोर पर निर्भर नहीं रहना है। ट्राइपार्टाइट मॉडल जैसा स्ट्रक्चर बना लें तो रिस्क पैदा होने से ही खत्म हो सकता है। और यहीं से मेरे दिमाग में एक बड़ा और शायद थोड़ा भड़काने वाला सवाल आ रहा है, जो सुनने वालों के लिए भी सोचने वाली बात है। B2B लेंडिंग में तो ये मॉडल एकदम फूल प्रूफ है, 0 रिस्क के साथ। पर क्या भविष्य में इसे आम लोगों के कंज्यूमर लेंडिंग में लाया जा सकता है? ये दिलचस्प है ना? मतलब क्या हम कार लोन या पर्सनल लोन के लिए ऐसा ढांचा बना सकते हैं जहां एंड यूज लॉक हो जाए और डिफॉल्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए? या फिर इंसानों का बर्ताव और भावनाएं इतने अनिश्चित है कि ऐसा कड़ा अनुशासन लागू करना नामुमकिन है? क्या हम इंसानों को कंपनियों की तरह अनुशासित कर सकते हैं? ये तो सच में गहराई से सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल, और शायद ये फाइनेंस का पूरा भविष्य ही बदल कर रख दे।